नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जहां कश्मीरी अलगाववादी यासीन मलिक को टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा अदालत ने दे दी है। हालांकि एनआईए की तरफ से आतंकवाद के वित्त पोषण के मामले में दोषी कश्मीरी अलगाववादी नेता को मृत्यु दंड दिए जाने की मांग अदालत में की गई थी। मलिक को सेक्शन 121 में उम्र कैद की सजा हुई है। साथ ही साथ यूपीए के सेक्शन 17 में भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने कहा कि दोनों ही सजा साथ साथ चलेंगी। 10,70,000 का जुर्माना भी अदालत ने अलगाववादी नेता पर लगाया है। एनआईए कोर्ट की विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने 19 मई को मलिक को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपों में दोषी ठहराया है। तो इधर वहीं आपको बताएं कि यासीन मलिक की सजा पर अदालत का फैसला आने से पहले श्रीनगर के कई हिस्से बुधवार को बंद रहे। उन्होंने बताया कि लाल चौक की कुछ दुकानों सहित मैसूमा और आसपास के इलाकों में ज्यादातर दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। अधिकारियों ने बताया कि पुराने शहर के कुछ इलाकों में भी दुकानें बंद रही हैं, लेकिन सार्वजनिक परिवहन सामान्य रहा। उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था की किसी भी प्रकार की समस्या से बचने के लिए शहर में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए दरअसल आपको बताते कि कोर्ट का क्या क्या फैसला रहा। उपा यानी कि यूएपीए केस में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने यह सजा सुनाई है और इसके अलावा 10 लाख के जुर्माने के साथ आपको बताएं कि उम्र कैद की सजा अलग अलग मामलों में सुनाई गई है। टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा, यासीन मलिक को 2 मामलों में उम्र कैद की सजा। इसके अलावा कश्मीरी हिंदू हत्या केस में 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ यासीन मलिक के 2 मामलों में 5-5 साल की सजा कोर्ट की ओर से सुनाई गई है। यासीन मलिक के 4 केस में 10 साल की सजा। तो वहीं आपको बताएं कि 5 मामलों में यासीन मलिक के खिलाफ 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। और इसके अलावा धारा 121 यूएपीए धारा 17 के तहत उम्र कैद की सजा और साथ ही साथ धारा 120 बी के तहत 10 साल की सजा और धारा 121 ए के तहत सश्रम कैद की सजा सुनाई गई है। तो यासीन मलिक जिस पर सुबह से ही सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर कोर्ट क्या फैसला यासीन मलिक को लेकर लेता है। क्या यासीन मलिक को फांसी दी जाती है या फिर उम्र कैद की सजा कोर्ट की ओर से सुनाई जाएगी। लेकिन अब साफ तौर पर कोर्ट ने अलग अलग मामलों में आपको बताएं कि यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिसमें 5 मामलों में 10-10 साल की सजा यासीन मलिक को लेकर सुनाई गई। तो इसके अलावा धारा 121 यूएपीए धारा 17 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो अलग अलग धाराओं में आपको बताएं कि कोर्ट ने यासीन मलिक के खिलाफ फैसला सुनाया है, जिसमें 10 लाख के जुर्माने के साथ उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि दरअसल यासीन मलिक है कौन। 3 अप्रैल 1966 को मैसूमा श्रीनगर में यासीन मलिक का जन्म हुआ। यासीन के पिता सरकारी बस ड्राइवर थे। इसके अलावा आपको बताएं कि यासीन की पूरी पढ़ाई लिखाई जो है वो श्रीनगर में हुई। यासीन ने श्री प्रताप कॉलेज से ही स्नातक की पढ़ाई भी पूरी की। इसके अलावा 80 के दशक में ताला पार्टी का गठन यासीन ने किया। ताला पार्टी के तहत घाटी में नफरत की आग सुलगाई गई। तमाम आरोप यासीन मलिक पर लगे हुए हैं। इसके अलावा साल 1986 में मलिक ने ताला पार्टी का नाम बदलकर आईएसएल कर दिया था और आईएसएल में केवल कश्मीर के युवाओं को ही शामिल किया गया। इसके अलावा आपको बताया कि इस्लामिक स्टूडेंट्स लीग में यानी कि आईएसई में कई आतंकियों को इसमें शामिल किया गया था। आजाद कश्मीर के नाम पर हिंसा फैलाने का काम यासीन मलिक ने किया। 1987 में इस्लामिक स्टूडेंट्स लीग मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट में शामिल हो गई थी। इसके बाद 1988 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का एरिया कमांडर यासीन मलिक को बनाया गया
और इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि यासीन मलिक पर भारतीय वायुसेना के जवानों पर आतंकी हमले करने का भी आरोप लगा था। 1990 में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से बेदखल करने के में भी अहम रोल यासीन मलिक ने अदा किया। पाकिस्तान आतंकियों के संपर्क में रहते हुए भारत विरोधी कामों में लगातार यासीन मलिक का नाम सामने आता रहा। 22 फरवरी 2009 में आपको बताएं कि पाकिस्तानी चित्रकार मुशैल हुसैन से यासीन मलिक ने शादी की थी। तो तमाम जो आरोप थे भारत विरोधी गतिविधियों के वो यासीन मलिक पर लगे हुए थे। किस तरीके से टेरर फंडिंग, देशद्रोह का आरोप लगा हुआ था और पाकिस्तान से लगातार तार जुड़े हुए थे यासीन मलिक के। और पाकिस्तान के साथ मिलकर किस तरीके से कश्मीर में दंगों को भड़काया जाए, किस तरीके से देश की शांति को भंग किया जाए, इन तमाम मसलों पर आपको बताएं कि यासीन मलिक सक्रिय रहा करता था। और इसीलिए आज कोर्ट ने अब यासीन मलिक के खिलाफ टेरर फंडिंग मामले के साथ ही तमाम जो अन्य मुकदमे यासीन मलिक के खिलाफ दर्ज हुए थे, कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो साथ ही आपको ये भी बताएं कि यासीन मलिक को लेकर कपिल सिब्बल का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। आतंकवादी और हत्यारे यासीन मलिक को ये जो उम्र कैद की सजा हुई है, इसको अधूरा न्याय ही माना जाएगा, इनकम्प्लीट जस्टिस कह सकते हैं। मानवता का अपराधी है यासीन मलिक, आतंकवादी है, नरसंहार का दोषी है, देश के खिलाफ षड्यंत्र का दोषी है, विदेशों से पैसा लेके भारत के खिलाफ साजिश रचना, हत्याएं करना, आतंकवाद को बढ़ाना। ऐसे व्यक्ति को जब तक फांसी नहीं होती तब तक इसे पूर्ण न्याय नहीं कह सकते। अभी न्याय अधूरा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है दोषी यासीन मलिक सिद्ध हो चुका है, अपने गुनाह खुद कबूल किए हैं और एक ना एक दिन भारत की न्याय व्यवस्था यासीन मलिक को फांसी की सजा देगी और जरूर देगी। और उसी दिन कश्मीरी पंडितों के साथ और उन मासूमों के साथ जिनका खून यासीन मलिक के कारण बहा है, जिनकी हत्याएं हुई हैं, उन सभी के परिवारजनों के साथ उसी दिन पूरा न्याय होगा जब यासीन मलिक जैसा हत्यारा और आतंकवादी फांसी पे। यासीन मलिक की सजा पर कपिल मिश्रा का भी बयान सामने आया। कपिल मिश्रा ने साफ तौर पर कहा कि यासीन मलिक को उम्र कैद जो है वो अधूरा न्याय है, मानवता का अपराधी है यासीन मलिक। वहीं यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने पर पूर्व सैन्य ऑफिसर निर्मल खतरा और वकील आकाश प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। And today now the matter has been decided and he is sentenced for 120B. He has been punished with 10 years and 10,000 fine. For 121 IPC, he is punished with life imprisonment and 10,000 fine. 121A IPC, 10 years with 10,000 fine. 13 UAPA read with 120B IPC, 5-year fine, 5 year, 5,000 fine. 15 UAPA punishment under 16 UAPA, 10 years, 10,000 fine. 17 UAPA life, 10 lakh fine. 18 UAPA 10 years, 10,000 fine. 38 UAPA 5 years, 5,000 fine. 39 UAPA 5 year, 5,000 fine. Section 20 UAPA 10 year, 10,000 fine. Anything else you people want to? देखो जी, जो भी जजेस ने अपनी बुद्धि के आधार पर, तथ्यों के आधार पर जो भी उसको सजा दी है, मैं उसको ऑनर करती हूँ, क्योंकि दे नो बेटर देन मी कि इस केस में कौन सी सजा देनी चाहिए। हो सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट के दौरान ही उनको कई ऐसी चीजें और चाहिए हैं जो वो पता लगाते रहेंगे। मेरी बुद्धि तो इतनी बात कहती है कि
अभी हुकूमतों ने अपना काम करना है। Do you think that now the cases, other cases that are pending against Yasin Malik, like the killing of the Air Force personnel and Rubia Saeed kidnapping case, those cases will be expedited and Yasin Malik will be brought to justice? Do you feel that in those cases he will get death sentence? I'm 100% sure that justice will be given to me. People say justice delayed, justice denied. But I don't agree on this because I had been denied my legitimate right of... चलिए आगे बढ़ेंगे। यूपी विधानसभा में आज की कार्रवाई हमेशा के लिए याद की जाएगी। आज विधानसभा की कार्यवाही में अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य की तीखी नोकझोंक हो गई। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश यादव नाराज बेहद हो गए। दरअसल बातचीत का दौर शुरू होने के साथ ही अखिलेश और केशव में बहस का नजारा बन गया। केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव को घेरते हुए उन्होंने कहा कि क्या सैफई की जमीन बेचकर यूपी में सड़कें बनवाई थी। केशव के इसी बयान पर अखिलेश ने नाराजगी जाहिर कर दी और पलटवार करते हुए दरअसल हमला बोलते हुए कहा कि विकास के लिए तुम कहां से पैसा लाए थे, क्या तुम पिताजी से पैसा लाए हो। वहीं मामला बढ़ता देख मुख्यमंत्री योगी को बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा। ख्याले की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए। फोर लेन किसने बनाई बताइए। मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? जिले की वहीं कांग्रेस में लंबे समय से बागी सुर बुलंद करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने आज सपा के समर्थन से राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि 16 मई को ही वे कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। समाजवादी पार्टी से समर्थन से राज्यसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने इसका खुलासा किया। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम विपक्ष में रहकर एक गठबंधन बनाना चाहते हैं ताकि मोदी सरकार का विरोध करें। हम चाहते हैं कि 2024 में ऐसा माहौल बने कि हिंदुस्तान में मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएं। कपिल सिब्बल ने समर्थन के लिए आजम खान का भी शुक्रिया अदा किया, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो सपा में शामिल नहीं होने जा रहे हैं, बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया है। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। By the fact that we are members of political parties and we have to therefore abide by the discipline of those parties, but I think it is important to be an independent voice। और मैं समझता हूँ कि जब एक निर्दलीय की आवाज़ उठेगी तो वो लोगों को फिर ऐसा लगेगा कि किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन देखिए हम विपक्ष में रह के हम एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, सभी का गठबंधन, ताकि हम मोदी सरकार का विरोध करें। हम चाहते हैं कि 2024 में एक ऐसा माहौल बने हिंदुस्तान में कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएं, और हम इसका प्रयास करेंगे। मैं खुद इसमें अपना इसका प्रयास करूंगा। मैंने दे दिया है 16 मई को मैंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। 16 मई को मैंने त्याग पत्र दे दिया। क्या आजम खान और अखिलेश जी की अब तक मुलाकात नहीं। अरे भैया आप देखिए, मैं यहाँ आया हूँ, ये सवाल अब हमसे काहे को पूछ रहे हैं? समर्थन सभी ने मुझको दिया है। सारे उत्तर प्रदेश में जो यहाँ दल है उसमें समर्थन मुझे मिला है। उत्तर प्रदेश की कितनी आवाज हम कह सकते हैं राज्यसभा में? देखिए आपको मालूम है कि ग्राफिक्स के जरिए दरअसल आपको सिब्बल का सियासी सफर बताते हैं। कपिल सिब्बल का जन्म 8 अगस्त 1948 को पंजाब के जालंधर में हुआ।
वीपी सिंह की सरकार में सिब्बल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे। 1996 में पहली बार कांग्रेस से सुषमा स्वराज के खिलाफ चुनाव उन्होंने लड़ा, लेकिन हार गए। 1998 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा पहुंचे। इसके अलावा 10 मई 2004 से लेकर 16 मई 2014 तक लोकसभा सांसद वो रहे हैं। साथ ही साथ 23 मई 2004 से 26 मई 2014 तक केंद्र में मंत्री भी वो रहे। इसके अलावा इस दौरान उन्होंने विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय, भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना एवं संचार तकनीकी मंत्रालय और कानून मंत्रालय का भी प्रभार संभाला है। 5 जुलाई 2016 से अब तक वो राज्यसभा के सांसद थे और इसके अलावा 16 मई को उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। 25 मई 2022 को सपा के समर्थन से यानी कि आज राज्यसभा के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एक एक कर तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस की टीम में थे, वो कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर अन्य पार्टियों के साथ हाथ मिला रहे हैं, अन्य पार्टियों के साथ जुगलबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की इजाजत मांगने वाली याचिका फास्ट ट्रैक कोर्ट को ट्रांसफर कर दी गई है और अब इस पर 30 मई को सुनवाई की जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को महेंद्र पांडे सुनेंगे और आपको बताएं कि आज वाराणसी के सिविल कोर्ट ने यह फैसला किया है। दरअसल हिंदू पक्ष ने सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं को सौंपने और पूजा की मांग की गई थी। इस पर आज सुनवाई हुई। आपको बता दें कि वाराणसी जिला कोर्ट में चल रहा ज्ञानवापी का मसला ये दूसरा है, उस पर 26 मई यानी कि कल सुनवाई होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में इस अलग मामले को लेकर मंगलवार को याचिका दरअसल दाखिल की गई थी और इस याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी और विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह की ओर से दाखिल की गई थी। वहीं मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में वादी लखनऊ निवासी अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह के वाद पर एडीजे सप्तम की अदालत में सुनवाई हुई। इसमें वादी ने श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में पूर्व में दाखिल वाद और आगे दाखिल होने वाली वादों को एक साथ सुने जाने की मांग की है। अदालत ने कहा कि पूर्व में दाखिल वादों को तो एक साथ सुना जा सकता है, लेकिन आगे आने वाले वाद इसमें कैसे शामिल कर सकते हैं, इसे लेकर जो भी निर्णय अदालत में दिए गए हों वो दाखिल करने को कहे गए हैं। इसके लिए अगली सुनवाई के लिए 31 मई की तारीख को तय किया गया है। गौतम बुद्ध नगर में भूमाफिया सरकारी जमीन पर नजरें गड़ा कर बैठे हैं। मौका मिलते ही अवैध कब्जे किए जा रहे हैं और अब एक बड़ा मामला ग्रेटर नोएडा के हल्दोनी गांव में सामने आया है। गांव के पूर्व प्रधान ने अपने परिवार और कुछ दूसरे लोगों के साथ मिलकर प्राइमरी पाठशाला की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस जमीन पर बाकायदा अवैध बाजार लगाया जा रहा है। टीन शेड डालकर अस्थायी दुकानें बनाई गई हैं और इनसे हर महीने लाखों रुपए किराया भी वसूला जा रहा है। इतना ही नहीं, एसडीएम और तहसीलदार के आदेश इन लोगों के लिए बेमायने हैं। गांव वालों ने एक बार फिर से जिला प्रशासन से शिकायत हालांकि की है। प्राइमरी स्कूल की जमीन को माफिया के चंगुल से मुक्त करवाने की मांग भी की गई है। दादरी तहसील से मिली जानकारी के मुताबिक प्राइमरी पाठशाला की जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमे में आदेश पारित किया जा चुका है और इस मामले में 29,25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस पैसे की वसूली करने के लिए स्थानीय लेखपाल और राजस्व निरीक्षक को आदेश दिए गए हैं। पटवारी की ओर से आरोपियों को रिकवरी का नोटिस दिया गया है। साथ ही साथ 7 दिनों के अंदर प्राइमरी पाठशाला से अवैध निर्माण हटा लिया जाए, ये भी आदेश दिया गया और इसके अलावा आदेश का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की भी बात कही गई है। पाठशाला की जमीन है जिसका नंबर है 786/7
684/746। तो उस पर एक पूर्व के हिस्से में तो स्कूल बना हुआ, बाकी खाली है पश्चिम साइड में। उसमें गांव में पूर्व प्रधान था योगेंद्र, उसके भाई है गजेंद्र, योगेश और मनोज। उन्होंने नाजायज अवैध कब्जा कर लिया। उसमें टीन टप्पर से डाल लिए, कुछ कच्ची दुकानें बना दी और डेली वहाँ से अवैध वसूली करते हैं। ठेली, सब्जी वाले, पटरी वाले से बहुत सारे लाखों रुपए की इनकम वसूलते हैं। अवैध कब्जा कर रखा। हमने बहुत बार यहाँ प्रार्थना पत्र दी, तहसील में डीएम साहब को, तहसीलदार थे, यहाँ के तहसील दिवस में भी, समाधान दिवस में उन तक कार्रवाई भी हुई है। तहसीलदार साहब ने कई बार टीम बनाई। उसमें ये है कि ग्राम हल्द्वानी में खसरा नंबर 684/746 की जमीन, यह जमीन कन्या पाठशाला के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, जिस पर ग्राम के ही रहने वाले योगेंद्र, मनोज, उमेश आदि ने कब्जा कर रखा है, जिस पर तत्कालीन उपजिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल जी के समय में मेरे द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई में मौके के लिए तहसीलदार दादरी को जांच की गई। जांच में उन्होंने हल्का लेखपाल की रिपोर्ट मांगी। लेखपाल की रिपोर्ट में उन्होंने पाया कि कब्जा अवैध अनाधिकृत रूप से किया हुआ है। उसी के आधार पर तहसीलदार महोदय ने 29,25,000 रुपए का जुर्माना किया है। अभी तक कोई वसूली नहीं हो पाई है। उन्होंने एक कानूनी अड़चन के लिए जानबूझकर एक रेस्टोरेशन का प्रोपगंडा अपनाया हुआ है, लेकिन वो रेस्टोरेशन कहीं भी किसी भी सूरत में टिकने लायक नहीं है। उम्मीद है कि आज कल में उसका भी निस्तारण हो जाएगा और उसके बाद इस पर कार्रवाई करके वसूली और बेदखली दोनों की कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में योगी महाराज इस पर पूरा फोकस लगाए हुए हैं। जहां भी भूमाफियाओं ने अवैध अनाधिकृत रूप से सरकारी जमीनों पर कब्जा कर अपनी किराएदारी का ठिकाना बना रखा है, निश्चित रूप से उसे बुलडोजर बाबत रूप में कार्रवाई होकर के तोड़ा जाएगा और इसको जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त किया जाएगा। दबंग और मुठमार किस्म के वो व्यक्ति हैं, भूमाफिया हैं। उन्होंने यहाँ पर 10 से 20 दुकानें चला रखी हैं, जिसमें मिठाई की, फल की, सब्जी की दुकानें चालू हो चुकी हैं, जिसके एवज में सुनने में आ रहा है कि हल्का लेखपाल पूर्व के जो रहे हैं उन्होंने भी 10 से 20,000, 50,000 रुपए तक की महीने की वसूली वहां से की थी, क्योंकि 5 से 7 लाख रुपए महीने की वहां पर किराया आ रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।